नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज महालया है। कल से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है, शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, माँ आ रही हैं। लेकिन बिहार के एक बड़े हिस्से में माँ के आने के पहले बाढ़ आ गई है। यूं तो बिहार और बाढ़ ये दोनों ही शब्द बहुत अलग नहीं है, और खास तौर से जो लोग सीमांचल में, मिथिलांचल में बिहार के रहते हैं, उन लोगों को पता है कि बाढ़ के साथ जीना क्या होता है। हमने 1986-87 की भयंकर बाढ़ देखी है। उसके बाद अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 2008 की भयंकर वाली बाढ़ देखी, जिसके बाद करीबन 700 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी आया। और जाहिर तौर पर जैसे जिस बिहार में शराब चूहे पी जाते हैं, लीटर के लीटर, लाखों लीटर शराब अगर चूहे पी सकते हैं, तो 700 करोड़ रुपए भी पता नहीं कौन खा गया। एक बार फिर से 2008 की विभीषिका के दोहराने का खतरा है। और अब तो बाढ़ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्राकृतिक हो। हमने अपने शहर जैसे बसाए हैं, जिस तरह कूड़ेदान बनाया है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी बारिश हो और जैसे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, मुंबई में बाढ़ आ जाती है, वैसे ही अब पटना में भी बाढ़ आती है, दरभंगा में भी बाढ़ आती है। लेकिन यह प्राकृतिक बाढ़ है, नदियों का कहर है, खासतौर से कोसी का कहर है। इसमें दो तीन बातें, क्योंकि मैं आपको यहाँ समाचार सुनाने नहीं आया हूँ। समाचार आप लोगों को पता है, देख चुके होंगे। लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, हजारों लोगों पर कहर है। लेकिन इसमें दो बड़ी मजेदार बातें आपको फिर से सुनने को मिल रही होंगी कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया है और ये नेपाल का पानी आ रहा है, और दूसरे की बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। ये दूसरी बात भी ठीक है कि बाढ़ को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो समाज बाढ़ के साथ जीने का अभ्यस्त था, उसको भला हमने ऐसा कैसे बना दिया आजादी के 4-5 दशकों में कि अब हम उस बाढ़ के साथ जीना तो छोड़िए, हर एक साल एक विभीषिका आती है, अधिकारियों और नेताओं के कमाने का जरिया है, इसलिए उसको रोकने का भी प्रयास नहीं होता है। और यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, हमने बड़ा मजेदार समाज बनाया है। हमारा समाज ऐसा है जहां मार्च लूट एक स्थापित सत्य है। यानी मार्च के महीने में सरकारी कर्मचारी ज्यादा काम करते हैं ताकि वो पूरा बजट खत्म कर सके। हालांकि अब मोदी जी ने उसको भी खत्म किया है, क्योंकि अब वो बजट फरवरी में ही पेश कर देते हैं और जनवरी टू जनवरी का हिसाब रखते हैं, तो उस हिसाब से शायद थोड़ी मार्च लूट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कम हुआ होगा। हमारे यहाँ मलाईदार पोस्टिंग कही जाती है, यानी कि अगर आपको सीआरपीएफ का कमांडेंट बना दिया गया है तो आपको संट कर दिया गया है एसीपी साहब को, क्योंकि तब वो मलाई नहीं कमा पाएंगे। वो मलाई क्या है, यानी रिश्वत नहीं कमा पाएंगे। और ये सब एकदम स्थापित नॉर्म्स है, और ये समाज बनाकर हम चलते हैं विश्व गुरु बनने। उसी तरह बाढ़ जो है, बाढ़ और सुखाड़ बिहार में कमाई का अव्वल जरिया है। इसलिए न तो नेताओं की इसमें रुचि है, न मुख्यमंत्री की, न मंत्रियों की, नौकरशाहों की तो कतई रुचि नहीं है कि बाढ़ से रोका जा सके या बाढ़ के साथ जीने की कला सिखाई जा सके। इसमें उपाय क्या बचता है, और जनता को रील बनाने से फुर्सत नहीं है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी, ये बाढ़ के मसले पर हाल फिलहाल काम कर रहे हैं, और इनके कई आर्टिकल्स आपने हाल फिलहाल पढ़े होंगे। एबीपी न्यूज पर लिखते रहे हैं, कई जगहों पर लिखते रहे हैं, बार बार कई सारे वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। आनंद जी, कोई जी सवाल नहीं मेरा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और कोई सवाल नहीं है। ये जो फिर से सालाना उत्सव इस बार हालांकि थोड़ा लेट हुआ है, मतलब अक्टूबर के महीने में हुआ है, पहले अगस्त सितंबर में हो जाता था, तो ये सालाना उत्सव जो है, इस पर आपका क्या टेक है वो बताइए। देखिए, ये बाढ़ के साथ बहुत ही विचित्र बातें जुड़ी हुई होती हैं। लोग मानते हैं कि अक्टूबर में बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बाढ़ का ऐसा कुछ भी है नहीं। अगर आप 1950 के दौर से लेकर के अभी तक का हम देखेंगे, तो अभी जैसे डॉक्टर दिनेश मिश्र बाढ़ के इतिहास पे, बिहार में बाढ़ के इतिहास पर
अपनी किताब लिख रहे हैं। तो उस किताब को लिखने के क्रम में उन्होंने जो अध्ययन किया तो उसमें से कई हिस्से मुझे भी पढ़ने को मिले। तो मैंने उसमें से जो पढ़ा, मैंने उसमें से जो सीखा, उसमें से मेरी समझ में यही आया, और डॉक्टर दिनेश मिश्रा से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह कह के और आपको मामले को हल्का करने की कोशिश की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। असल में बाढ़ जो है वो कब आएगी ये बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं है। हालाँकि ज़्यादा ये जून-जुलाई के मौसम में आपको, जुलाई के समय में आपको इसका आभास हो जाता है। तो जुलाई में लोग मानते हैं कि जुलाई जब खत्म होगा तो अगस्त में, सितंबर में किसी समय बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बरसात के शुरू होते ही लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कितना पानी बरसने वाला है। लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं कि हमेशा बाढ़ इसी समय आए। अगर पिछले 50 वर्षों का, आप 70 वर्षों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो ऐसा कई बार हुआ है कि बाढ़ देर से आई हो। और जिस समय सरकारें कह रही थी कि इस बार राज्य में सूखा पड़ गया, हथिया बरसा नहीं इसीलिए सूखा पड़ गया, तो उस समय अक्टूबर के महीने में जो है वो बाढ़ आनी शुरू हो गई। तो ये पहले भी कई बार हुआ है। इनफैक्ट 1954 में तो बाढ़ आई थी या सूखा पड़ा था, वो सरकार भी नहीं बता सकती है। अगर आप विधानसभा की डिबेट वगैरह देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बाढ़ की बात कर रहा है एक आदमी, दूसरा आदमी सूखे की बात कर रहा है। तो उस साल राज्य में बाढ़ थी या राज्य में सूखा पड़ा था, पता ही नहीं। इसके अलावा और चीजें देखिए, तटबंधों की अगर हम लोग बात करें तो 1960 के दौर तक अगर हम लोग देखें तो 1960 वगैरह के दौर तक करीब करीब 160 किलोमीटर जो है तटबंध बने हुए थे। इन तटबंधों के बने हुए होने के दौर में पूरे बिहार के कितने हिस्से में बाढ़ आती थी? तो भाई 37-32 ऐसे % हिस्से में बाढ़ आती थी। आज की तारीख में देखेंगे तो बांध जो है, ये जो तटबंध जो बने हुए हैं, ये करीब करीब 10 गुना हो गए हैं। और बाढ़ कितने हिस्से में आती है? तो अब 38 में से 28 जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित कह दिए। तो भाई पहले जहां पे 18 जिले भी बाढ़ प्रभावित नहीं होते थे, आज की डेट में आपके 28 जिले बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? ये क्या जादू हो गया कि तटबंध आप बनाते जा रहे हैं और बाढ़ आती जा रही है? तो यहाँ पर आती है इंसानी सोच की जो समस्या है। वो जितने भी बाढ़ से संबंधित इंजीनियर्स की जो बैठकें हुई हैं, जिसको हम लोग फ्लड कॉन्क्लेव कहते हैं, 2-3 बार हुई हैं, इस हर एक में जो विदेशी इंजीनियर थे, मतलब जो ब्रिटिश काल के इंजीनियर थे, उन्होंने भी यही कहा कि तटबंध बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं है। बाद के इंजीनियर्स जो थे उन्होंने भी स्वीकारा। जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी अभियंता हैं, वो सिविल इंजीनियर जो भी हैं, वो सबके सब स्वीकारते हैं कि तटबंध बांध जो होते हैं वो तटबंध बाढ़ की समस्या का निदान नहीं है। लेकिन जैसे ही बाढ़ की बात होती है वैसे ही कहते हैं नेताजी जो है वो फटाक से बयान दे देते हैं, हम तटबंध बनाएंगे और बाढ़ को रोक देंगे। भैया नदी जो है वो आपका पीडब्ल्यूडी का नाला नहीं है कि आज यहाँ पे है तो कल भी यहीं पे होगी। वो आज यहाँ से खिसक करके वो कहीं और चली जाएगी। 2 किलोमीटर कोसी नदी पूर्व की ओर खिसक गई है। ये तो भास्कर में 4 दिन पहले की न्यूज है, 26 तारीख को छपा था। 26 मतलब अभी जो बीती है 26 तारीख, उस 4 दिन पहले ये खबर छपी थी कि ये जो नदी है कोसी नदी, वो 2 किलोमीटर और पूर्व की ओर खिसक गई है। कोसी नदी का अगर आप नक्शा देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि वो बिल्कुल एक जैसा कुछ मोर का पंख होता है, लगभग लगभग वैसे आकार में आपको दिखेगी। क्यों वैसे आकार में दिखेगी? क्योंकि 1970 में अगर वो इस कोने पे बहती थी तो वो वहां से खिसक खिसक कर इस कोने की तरफ आ गई है। तो उन सारी जगहों पर से कहीं ना कहीं से कोसी की धाराएं बही है और उन सारी जगहों पर जो है वो कोसी गुजरती रही है। अब आप एक तटबंध बनाते हैं, नदी 2 किलोमीटर खिसक जाती है, आप दूसरा तटबंध बना देते हैं। अब इन दोनों तटबंधों के बीच में जो गांव आ गए उनका क्या होगा? अगर वहां बाढ़ आई तो दोनों ओर तो तटबंध है, पानी निकल के कहीं जा ही नहीं सकता। तो वो जो तटबंधों के बीच में बने हुए गांव हैं वो डूबेंगे। और यहाँ पे हम कोई 10-20 गांव की बात नहीं कर रहे, हम 200-400 गांवों की बात कर रहे हैं। 200-400 गांव ऐसे तटबंधों के बीच में फंस जाते हैं और हर साल जब बाढ़ आती है तो आपकी बाढ़ जो है, जो सरकारी आंकड़ों की बाढ़ है, वो सरकारी आंकड़ों की बाढ़ जो है वो अगस्त सितंबर आते आते सितंबर अगस्त में शुरू होती है, सितंबर में खत्म हो जाती है। और तटबंधों के बीच में जो बैठा हुआ है बेचारा गांव वाला, वो नवंबर दिसंबर में भी उसी बाढ़ में डूबा हुआ है, क्योंकि पानी तो कहीं निकल के जा नहीं सकता। तो ये आंकड़ों का खेल और ये जो सारी सरकारी बाजीगरी है,
इन सबको भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग बाढ़ की बात कर सकते हैं। जी, और एक बड़ी और भी विडंबना है कि बिहार मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। हालांकि हमारे नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि बिहारियों को बिहार से खदेड़ दिया जाए, और करीबन 1/3 अगर मैं कहूं तो बिहारी बाहर लात घुसे खाकर, जूते खाकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और जब तक उनको कभी कर्नाटक में बिहारी कह के, कभी दिल्ली में, कभी महाराष्ट्र में, कहीं भी गरिया दिया जाता है, मार दिया जाता है। अभी बंगाल में 2 यादव युवकों को जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, केवल इसलिए कि उन्होंने एक एग्जाम सेंटर दिया था। तो हमारे नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो हट जाए, लेकिन हम बिहारी थेथर हैं, हम मानते नहीं। अभी भी 7-8 करोड़ बिहारी बसे हुए हैं और हमारे पास जमीन है नहीं। देखिए यहाँ पर एक तटबंधों और के समस्या बीच में समझिए। फंसने में, जी तटबंधों के पास बसने में और उसके अंदर जाकर नदी की पेटी में अगर आप बसेंगे तो नदी आप पर रहम नहीं करेगी। आपने बताया आनंद जी ने कि कोसी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या, कोसी तो ऐसी नदी है जिसका पता है कि वो हो सकता है कि 5 किलोमीटर अपनी चाल बदल दे। अचानक हो सकता है कि वो पूर्व जा रही है, वो पश्चिम की तरफ ढल जाए। कोसी के बारे में तो कहा जाता है कि उसकी धारा कुछ भी कहीं भी बदल सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं बागमती की बात कर रहा हूं, और बागमती में भी अभी बाढ़ आई हुई है, और बागमती के इलाके भी अभी बाढ़ पीड़ित हैं। बागमती में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रातों रात 20 से 50 परिवार उसके बांध पर गए, और फिर जब पानी उतरा तो वो बांध से धीरे धीरे नीचे खिसकते चले गए। और जब गर्मी के दिनों में बिल्कुल एक पतली सी रेखा रह गई, काली सी नदी सी। अब ये दीगर बात है कि उसी बागमती में मैंने डॉल्फिन भी देखा था बचपन में अपने, जिसको सोंस कहते हैं हमारे यहाँ। अब वो डॉल्फिन कहीं नहीं दिखाई देती। अब शायद गंगा जी में भी दिखाई देती है कि नहीं, पता नहीं मुझे। लेकिन मैंने बागमती में देखा है अपने घर में। और आप मेरे घर पर आए हुए हैं आनंद जी, आपने देखा होगा, वहां हम लोग चारों तरफ से बागमती से घिरे हुए हैं। उसकी पेटी में जाके 200 परिवार, और आज वहां सरकार ने बिजली दे दी है, नलकूप दे दिया है। क्यों? क्योंकि वहां 500 वोट हैं। आप कुछ कह रहे थे? जी, यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि सबसे पहली चीज तो ये है कि नदी के रास्ते में अगर आप अपना घर बना लेते हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि नदी कोई भी रहमदिली नहीं दिखाने वाली। जैसे कि पटना में भी जो अभी गंगा के बीचों बीच करीब करीब कहिए कि गंगा की पेटी में उतर के एक मेरिन ड्राइव इन्होंने बना दिया है। किसी दिन गंगा का मूड होगा, वो हल्का सा करवट लेगी और ये मेरिन ड्राइव कहाँ गायब हो गया वो पता भी नहीं चलेगा। ये नमूने जो है, ये सब लोग, आप लोग वीडियोस अगर एक बार कोसी की बाढ़ का आप लोग सर्च कर लें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, तो आपको दिख जाएगा कि भवन कैसे गायब हो जाते हैं नदी में। और भवन जो गायब होने का किस्सा है वो आज से नहीं है। एक 52 हत्था मंदिर कहा जाता था। 52 हत्था मंदिर जो था, 52 हाथ, एक इतना एक हाथ अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो करीब आप मान के चलिए कि ये कम से कम 50-52 फुट का तो होगा। 52 फुट का मकान का अभी का अर्थ होता है कम से कम 3 से 5 मंजिला मकान। अब सोच करके देखिए कि आप ये 5 मंजिला मकान जो है वो सुबह से लेकर के, ये 52 हत्था मंदिर जो था ये पूर्णिया जिले में, अभी जो पूर्णिया जिला होता है उस एरिया में आता। और जो बुकनान वगैरह जो रिपोर्ट लिखा करते थे, जो कोसी के ऊपर रिपोर्ट्स लिखा करते थे, या जिलों की जो गैजेट लिखा करते थे, तो आपको ये पूर्णिया जिले के गैजेट में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये 52 हत्था मंदिर जो है वो सुबह से लेकर के शाम 4 बजे के बीच 5 मंजिला मकान पूरी तरह जो है वो गायब हो गया। वो अभी भी रेत के नीचे दबा हुआ है। और लोग कहते हैं या लोग बता देते हैं कि ये जो जगह है, स्थानीय लोग बता देंगे आपको कि ये जो जगह है यहाँ रेत के नीचे वो मंदिर दबा हुआ है। लेकिन सरकारों ने कभी खुदाई करके उसे निकलवाया नहीं। ऑब्वियसली हिंदू मंदिर था तो उसकी किसे परवाह रहेगी। कोई मजार वजार होती तो वहां सूफी सर्किट बनवाते हमारे सम्राट जो हैं आजकल, हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन चलिए, वो हिंदू मंदिर था तो उसके दबे रहने की किसी को परवाह नहीं। लेकिन अगर स्पीड का आप अंदाजा लेना चाहते हैं कि कितनी देर में कोसी जैसी नदियां जो है वो एक मकान को खा जाएंगी, तो आप मान के चलिए कि मेरा जो अपार्टमेंट है, जिस अपार्टमेंट में हम पटना में रहते हैं, इस अपार्टमेंट को गायब कर देने में कोसी नदी को बहुत मुश्किल से 4 से 6 घंटे लगने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे।
और इस नदी की धारा के बीच में अगर आप आ जाने की कोशिश करते हैं तो कैसी होती है ये नदी की धारा, या इन नदियों की बहने की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, ये पर्यटन करने वाले, जो बाढ़ पर्यटन करने वाले पत्रकार होते हैं वो आपको नहीं बता पाएंगे, उनको समझ में भी नहीं आता। 2 फीट अगर पानी है ना, 2 फीट गहरा पानी, जिसे आप घुटने तक गहरा पानी बोलते हैं, उतने गहरे पानी में कार बह के निकल जाती है, आसानी से बह के चली जाएगी कार, और आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। किनारे से देखते रहने के अलावा लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल तो और भी अच्छा सिस्टम आ गया है, साइड से खड़े होके मोबाइल से वो आपका वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप और आपकी कार जो है वो बह गई नदी में। ये 2 फीट पानी में हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग जिस पानी के स्तर की बात कर रहे हैं वो 20 फुट 25 फुट पानी है। तो उसमें जो आया बीच में वो कहाँ जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं होता जी। इसमें सरकारें जो प्रयास करती भी हैं वो प्रयास जो है वो बहुत कम है, और ये जो कम प्रयास है इसका भी एक अपना इतिहास है। बिहार में कोसी नदी पर जो बांध बनने वाला था, उसी फंड को डाइवर्ट करके नेहरू जी ने जो है भाखड़ा नंगल बनवाया था। तो अब जी। कहिए कि पंजाब के किसानों की दबंगई थी, पंजाब के नेताओं की दबंगई थी, और बिहार के नेता जो थे वो कमजोर थे, उनकी दूरदृष्टि थी ही नहीं, इसलिए बिहार में ऐसा वो जो कोसी पर बांध बनना था वो कभी बना नहीं। जहां तक नेपाल से पानी आने का सवाल है तो ये मूर्खता हर साल जितने पत्रकार होते हैं, जितने अखबार होते हैं, वो सभी के सभी करते हैं। हम लोग बोलते भी हैं इस बारे में, लेकिन इसका कोई खास असर होता नहीं। असली स्थिति क्या है? असली स्थिति ये है कि नेपाल में कोई बांध नहीं है, नेपाल पानी छोड़ नहीं सकता। बारिश होगा तो वो पहाड़ों पर है, वहां से पानी बहकर बिहार की तरफ ही आएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहां कोई बांध नहीं है। जो बांध है, जो बैरेज है, वो बिहार में है, सुपौल जिले में पड़ेगा, बीरपुर बैरेज कहते हैं उसको। उस का जो बैरेज है, उस बैरेज के स्लुइस गेट खोले जाते हैं, और वो बैरेज है। बैरेज और डैम में एक बार फिर से फर्क भी आपको समझना पड़ेगा, जो कि फिर से पत्रकार लोग जो हैं वो नहीं बताते या नहीं खुद भी नहीं समझते। बांध के पीछे परमानेंट पानी होता है, वहां जमा होता है पानी। बैरेज के पीछे पानी जमा नहीं होता। जब ज्यादा पानी आने लगा तो बैरेज के गेट खोल दिए जाते हैं, जब कम पानी आ रहा है तो बैरेज के गेट गिरा दिए जाते हैं। तो जो नॉर्मल होता था वो 49 तक स्लुइस गेट जो होते थे वो खुलते थे। पूरे 56 के 56 स्लुइस गेट जो होते हैं वो खुले। ऐसा पिछली बार 2008 में हुआ था। अभी फिर से 56 के 56 जो स्लुइस गेट हैं वो सारे के सारे स्लुइस गेट खोल दिए गए हैं, और 2008 के बाद ये फिर से ऐसा हुआ है। तो अभी जिस पिछली बड़ी बाढ़ की हम लोग बात करते थे, वो बड़ी बाढ़ होती थी 2008 की बाढ़। अब हम लोग 2024 की बाढ़ की बात करना शुरू करेंगे। जी। ऐसे आप और हम लोग लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि न हम सुधरेंगे, न हमारे नेता सुधरेंगे, और नौकरशाहों को सुधरने की खैर जरूरत ही क्या है। पैसा आ रहा है, बढ़िया बजट पास होगा इसके बाद भी। अभी चूंकि नीतीश जी की केंद्र सरकार के साथ अच्छी बन रही है, तो हो सकता है 1-2 दिन में प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि बाढ़ आपदा से निपटने के लिए इतने हजार करोड़ और उतना। चूंकि पिछली बार जब कोसी में आया था तो 700 करोड़ रुपए तो मुझे याद है। इस पर एक बहुत अच्छा सा डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी ने इस पर एक बहुत अच्छा सा बाढ़ शतक लिख रखा है। वो जो 100 बातें होती हैं जो हर बार बाढ़ में कही जाती हैं, और हर बार अखबारों में छपती हैं, तो वो जो हेडलाइंस होती है ना, अखबारों की हेडलाइंस, उसको उन्होंने एक जगह एक कतार में इकट्ठा करके एक बाढ़ शतक बना दिया है। हम चाहेंगे कि वो दर्शक उसे भी देख सके। हम कोशिश करेंगे कि उसे कुछ जगहों पर प्रकाशित नहीं, हम चूंकि दिनेश सर की थोड़ी अवस्था का हमने ख्याल रखा है, हालांकि वो इस बात को सुनेंगे तो नाराज ही होंगे। अगले वीडियो में हम उनको जरूर लेकर आएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बातें हैं जो अभी हमने कही, उनको अगर मैं सार रूप में कहूं तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि हमने एक बाढ़ के साथ जीने वाले समाज को बाढ़ का शत्रु बना दिया। क्योंकि नदी जब आती थी तो वह न केवल आपदा लाती थी, बल्कि वह अपने साथ उपजाऊ भूमि लाती थी। और तमाम ये गंगा का जो क्षेत्र है, और खासतौर से मिथिलांचल के लोग जो इतने आलसी हैं, वो इसी वजह से हैं कि आप उठेंगे और जाकर कुछ भी छींट दें खेतों में
तो वो हो जाएगा। आपको कोई रासायनिक कोई उपक्रम की हल जरूरत चलाने की नहीं है, जरूरत नहीं, खाद डालने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने मेहनत की की जरूरत जरूरत आपको नहीं होती है, इसलिए यहाँ के लोग आलसी होते भी चले गए। लेकिन खैर, सरकारों का बड़ा ध्यान है इसलिए उन्होंने एक तो बिहारियों को यहाँ से भगाया, दूसरे उन्होंने ये तय कर दिया कि अब खेती एकदम लाभदायक बिजनेस न रहे, और तीसरे, सरकारों के लिए चूंकि ये पूरा का पूरा उपक्रम केवल और केवल पैसे कमाने का है बाढ़ राहत के नाम पर, इसलिए सरकारें आपके साथ नहीं आएंगी। आनंद जी, हम लोग समाधान की तरफ बात करें अगर, तो यह केवल और केवल जनता को जागना होगा, सीखना होगा कि आप बाढ़ के इलाके में नदी के रास्ते में न जाएं, घुसपैठ न करें सॉरी, माफ कीजिएगा, खांसी थोड़ी तकलीफ दे रही है। अतिक्रमण न करें। और क्या समाधान हो सकते हैं आनंद जी, जल्दी से बताएं और इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। देखिए, समाधान वही है, आपको बाढ़ के साथ जीना पड़ेगा। वेनिस जैसे शहर होते हैं जो कि 100% जो बाढ़ ग्रसित इलाका है वहीं बसे हुए हैं। अगर कुछ समय के लिए बाढ़ आती है और उस समय तक आप बाढ़ के साथ जीना नहीं सीख पा रहे, तो ये बड़ा ही दुखदाई है। जो परंपरागत तरीके थे उनको फिर से अपनाना पड़ेगा, जो इस्तेमाल करने के जो तरीके होते थे। आप देखिए कि दैनिक व्यवहार में जो मिथिला के लोग होते हैं उनके पास बाढ़ से बचने के तरीके हैं। खाने के लिए आपके पास सब्जी नहीं होगी तो आप क्या करते हैं, जो रोज का खान पान है उसमें सुखौती, अदौरी, तिसियोरी और ऐसी चीजें जो सुखा करके रख ली जाती हैं जिस मौसम में, पहले गर्मी के मौसम में, और गर्मी के बाद जब तुरंत जब बाढ़ आएगी और कहीं आप सब्जी वब्जी आपको मिलेगी नहीं, तो उस समय वो सूखी हुई जो आपने इकट्ठा कर रखी है सुखौती, अदौरी, तिसियोरी, उन सब की आप सब्जियां बनाएंगे। तो ये सारा सिस्टम जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ये पहले से मौजूद था, आपने इसको भी उठा करके बाढ़ में बहा दिया। और अब आप हाथ जोड़े कर रहे हैं, हम गरीबन के सरकार पूछे ही छई। तो भाई अब जब किसी और पे उम्मीद लगाए बैठेंगे तो कोई और आपके लिए नहीं आने वाला, ये चीज आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। तो जब जितनी जल्दी लोग ये समझ लें कि कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला, खुद ही खुद अपना हाथ हिलाना पड़ेगा। ये इसके अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता। इसके और अलावा किसी खासकर उपाय के आप काम कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और खासकर अगर आपने ये सोच रखा है तो सरकार आपको 5 किलो अगर सत्तू देगी तो वो 50 किलो का बिल बनाकर, और उसके बाद सारे पैसे वहीं जाते हैं। और यह कहने में कोई ये नहीं, और इसमें कोई अछूता नहीं बचा है। अगर कोई इसमें बनने की कोशिश कर रहा है मसीहा, या कोई भी ये बनने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत बड़ा समाज सेवक है, तो प्लीज उससे सावधान रहिए। अभी जैसे मैं सुन रहा हूं कि एक पूर्व माफिया, और शायद पूर्व माफिया क्या, अभी भी माफिया, क्योंकि सांसद बनते ही उस व्यक्ति ने किसी को धमकी दी थी और उसके बाद उसका बड़ा जलवा हो रहा है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपनी पुरानी चीजों की ओर लौटिए, पुरानी जीवन शैली को देखिए, खास तौर से मिथिलांचल के लोग। और मिथिलांचल के लोग अगर उस माफिया को देवता बना रहे हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। बहरहाल दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आनंद जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसकी लगातार सीरीज करते रहेंगे। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री